Jai Hind. This is our second part of chapter 3, C.V. Raman, The Pride of India of Class 7 English Book of Maple सीरीज। यह हम लोगों का क्लास 7 की इंग्लिश बुक जो कि मैपल सीरीज की इंग्लिश बुक है उसके चैप्टर 3 C.V. रमन द प्राइड ऑफ इंडिया के चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। मतलब पार्ट 3 C.V. रमन जी जो कि भारत के गौरव हैं, मतलब जिन्होंने भारत को गौरवान्वित होने का, प्राउड मोमेंट फील करने का अवसर प्रदान किया पूरे विश्व में, संसार में, उनके विषय में यह पाठ या अध्याय है। तो हम लोग इस अध्याय के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर पाठ के एक्सप्लेनेशन को जहाँ तक कवर कर लिया था, जहाँ तक समझ लिया था, उससे आगे के एक्सप्लेनेशन अर्थ व्याख्या को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक के एक्सप्लेनेशन को कवर कर लिया था। अब हम लोग इससे आगे के एक्सप्लेनेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। आगे बताया जा रहा है, could light also change its nature when passed through a transparent medium? That was the question that Raman asked himself. यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या प्रकाश भी अपना स्वभाव या अपनी प्रकृति, गुणधर्म या गुण बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है जब किसी पारदर्शक माध्यम से गुजारा जाए। तो यह सवाल C.V. रमन जी स्वयं से पूछ रहे थे, मतलब स्वयं से कर रहे थे। उन्होंने स्वयं से यह प्रश्न पूछा कि क्या प्रकाश भी अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति या अपने गुणों में परिवर्तन कर सकता है जब वह किसी पारदर्शक माध्यम से गुजारा जाए। तो यह प्रश्न रमन जी स्वयं से कर रहे थे। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडियम आया हुआ है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का अर्थ होता है पारदर्शी माध्यम। मीडियम को हम लोग हिंदी में माध्यम कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी या पारदर्शक। किसी ऐसे माध्यम, ऐसे पदार्थों को हम लोग पारदर्शी माध्यम या पारदर्शी पदार्थ कहते हैं जिनके एक तरफ से दूसरे तरफ आप देख सकते हो, मतलब एक पार्ट से दूसरे तरफ आप देख सकते हो। ऐसे पदार्थों को हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कागज के पतले टुकड़े को हम लोग पारदर्शी माध्यम समझ सकते हैं। आप एक पार से दूसरे पार धुंधला देख सकते हैं, हल्का देख सकते हैं। कांच के पतले कांच को आप पारदर्शक माध्यम समझ सकते हैं। अगर कांच के किसी तरफ कोई परत, कोई कवर ना किया गया हो, कोई लेवल ना किया गया हो, मतलब सादा कांच हो, मतलब दोनों तरफ आप देख सकते हो एक पार से दूसरे पार, तो ऐसे कांच के टुकड़े को हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शक पदार्थ, पारदर्शक माध्यम कह सकते हैं। प्लास्टिक की पतली पन्नी को भी हम लोग पारदर्शक माध्यम समझ सकते हैं। जल को भी आप कुछ सीमा तक पारदर्शक माध्यम समझ सकते हैं, क्योंकि जल में शांत साफ सुथरे जल में आप ऊपर से कुछ गहराई तक, अगर जल बिल्कुल साफ सुथरा है और जल में कोई हलचल नहीं हो रही, तो आप ऊपर से बिल्कुल नीचे तक देख सकते हैं। तो जल भी पारदर्शक माध्यम की तरफ बर्ताव करता है। तो हम लोग शांत साफ सुथरे जल को भी पारदर्शक माध्यम मान सकते हैं। तो यहाँ पर रमन जी स्वयं से यह प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या प्रकाश भी अपना स्वभाव, अपने गुणों में परिवर्तन, अपने गुण को बदल सकता है, अपने गुणधर्मों में परिवर्तन कर सकता है जब वह किसी पारदर्शी या पारदर्शक माध्यम से गुजारा जाए। तो यह सवाल रमन जी स्वयं से कर रहे थे। आगे बताया जा रहा है, For 5 years he had been doing research in optics. यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि 5 वर्षों से वह प्रकाश विज्ञान पर अनुसंधान या खोज या अन्वेषण कर रहे थे। यहाँ पर ऑप्टिक्स शब्द आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिसर्च मतलब होता है खोज या अनुसंधान या अन्वेषण करना, मतलब किसी भी विषय पर अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना ही अनुसंधान या खोज या अन्वेषण हो सकता है, जिसको आप इंग्लिश में रिसर्च कह सकते हैं। यहाँ पर ऑप्टिक्स शब्द आया हुआ है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश विज्ञान। ऑप्टिक्स का अर्थ होता है प्रकाश विज्ञान।
प्रकाश से संबंधित विज्ञान को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स को आप प्रकाशिकी या प्रकाश विज्ञान भी कह सकते हैं। प्रकाश के गुणों, प्रभावों आदि से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स को हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि विज्ञान का एक भाग है। तो विज्ञान के एक भाग फिजिक्स, भौतिक, फिजिक्स को हिंदी में हम लोग भौतिक कहते हैं। विज्ञान के एक भाग फिजिक्स का एक भाग है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश से संबंधित विषयों को समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश के गुणों में क्या परिवर्तन हो रहा है, वे परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, किन माध्यमों में किस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब का अध्ययन स्टडी करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स में। तो रमन जी ऑप्टिक्स पर रिसर्च कर रहे थे। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश से संबंधित विज्ञान पर खोज कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे 5 वर्षों से। और उन्होंने स्वयं से ही यह प्रश्न पूछा कि क्या प्रकाश भी अपने गुणों में, अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है यदि प्रकाश को किसी पारदर्शक माध्यम से गुजारा जाए। तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, no sophisticated equipment was available in his laboratory, but Raman was confident that he could find the answer with some modifications in his equipment. यहाँ पर बताया जा रहा है sophisticated equipment. sophisticated equipment means होता है उत्तम या बेहतर उपकरण या यंत्र या मशीन। मतलब जो अच्छे उपकरण, अच्छे मशीन थे वह रमन जी के पास, सीवी रमन जी के पास नहीं थे। सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को आप श्रेष्ठ गुणों वाला, अच्छा, बेहतर और सटीक परिणाम देने वाले उपकरण भी समझ सकते हैं। मतलब जो उपकरण सस्ते हों और अच्छे हों और बेहतर और सटीक परिणाम देने वाले हों। उस समय के काल के दौरान उनके पास, रमन जी के समय जो आधुनिक यंत्र उपकरण थे वह रमन जी के पास नहीं थे। मतलब रमन जी के समय में जो यंत्र उस समय आधुनिक थे, मतलब उस समय के जो यंत्र थे, जो अन्य वैज्ञानिकों के पास थे, जो अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के पास जो उत्तम यंत्र थे, उस समय रमन जी के पास ऐसा कोई भी यंत्र नहीं था। मतलब उनके पास कोई भी उत्तम यंत्र नहीं था। उनके पास पुराने समय के सब यंत्र थे और सब साधारण से यंत्र थे। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है इसमें कि उनके प्रयोगशाला, अनुसंधानशाला, लेबोरेटरी के लिए हम लोग शब्द प्रयोगशाला या अनुसंधानशाला शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेबोरेटरी वह जगह होती है जहाँ पर साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग अपने प्रश्नों को प्रयोगों के द्वारा उनके उत्तर को जानने की कोशिश करते हैं। अपने प्रश्नों के उत्तर को प्रयोगों के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। तो रमन जी के प्रयोगशाला में, अनुसंधानशाला में कोई भी परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के लिए परिष्कृत उपकरण भी हम लोग शब्द प्रयोग कर सकते हैं। परिष्कृत उपकरण मतलब ऐसे उपकरण जो कि बहुत बेहतर हों, बहुत आधुनिक हों और अच्छे परिणाम दे सकें, सटीक परिणाम दे सकते हैं। मतलब उनके परिणाम में तनिक भी त्रुटि की संभावना ना हो या बहुत कम त्रुटि की संभावना हो। तो सीवी रमन जी के प्रयोगशाला में कोई भी परिष्कृत उपकरण उपलब्ध नहीं था, यंत्र नहीं था, परंतु सीवी रमन जी को पूर्ण विश्वास था। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, परंतु सीवी रमन जी को पूर्ण विश्वास था, अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वह अपने प्रश्न, अपने सवाल का उत्तर, जवाब अवश्य प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। अपने उपकरणों में कुछ सुधार करके। मतलब रमन जी को स्वयं पर विश्वास था, स्वयं पर भरोसा था कि उनके पास जो मामूली से, साधारण से उपकरण, यंत्र हैं, उन्हीं में कुछ सुधार करके, उन्हीं को कुछ और बेहतर बनाकर वे अपने प्रश्न, अपने सवाल का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उनके दिमाग में आया हुआ था, जो कि वे प्रश्न स्वयं से ही कर रहे थे कि क्या प्रकाश भी अपने गुणों में परिवर्तन कर सकता है यदि प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाए। तो रमन जी इसी प्रश्न का जवाब जानने के लिए अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं और उन्हें भरोसा रहता है, अपने ऊपर यकीन रहता है, विश्वास रहता है कि अपने
साधारण से उपकरणों में थोड़ा सा सुधार करके उनको और बेहतर बनाकर वे अपने इस प्रश्न का उत्तर अवश्य प्राप्त कर लेंगे, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है 4 months later on March 16, 1928, 4 months later, on March 16, 1928, Raman announced his discovery of new radiation, describing the behavior of a beam of light passing through a liquid chemical to an assembly of scientists at Bangalore, now called Bangalore. यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 महीनों बाद 16 मार्च 1928 सन 1928 को रमन जी ने अपने नई विकिरण के खोज की घोषणा बेंगलोर में कुछ वैज्ञानिकों की सभा में की। मतलब रमन जी ने 4 माह बाद 16 मार्च सन 1928 को अपने नई विकिरण की खोज की अन्वेषण की घोषणा बेंगलोर में एक कुछ वैज्ञानिकों की सभा में की, मतलब किया। बेंगलोर को अब हम लोग बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कवरी। डिस्कवरी का हिंदी अर्थ होता है खोज। किसी भी तकनीक या किसी भी वस्तु को जो कि पहले उपलब्ध ना हो संसार में, उसको बनाना या उसके बारे में जानकारी देना, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में डिस्कवरी शब्द मतलब खोज का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि वह संसार में है लेकिन उसको तकनीक के माध्यम से संसार के लोगों के बीच में अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। तो ऐसे चीज़ों को अगर साइंस की मदद से डिस्कवर किया जाता है, टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है, तो उसको हम लोग डिस्कवरी कहते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रमन जी ने 16 मार्च सन 1928 को अपने नए विकिरण की खोज की घोषणा बेंगलोर में वैज्ञानिकों की एक सभा में की। यहाँ पर रेडिएशन के लिए हिंदी में शब्द होता है विकिरण। मतलब जैसे प्रकाश की किरण जब एक ही जगह पर रहती है तो आपको गर्माहट का एहसास होने लगता है, तो इसको हम लोग रेडिएशन कह सकते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसको हम लोग रेडिएशन कह सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रमन जी ने प्रकाश के किरण के गुणों की व्याख्या की एक तरल द्रव रसायन से गुजारकर। रमन जी ने प्रकाश को एक लिक्विड जैसे पदार्थ से गुजारकर उसके गुणों में क्या परिवर्तन होता है और किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, इन सब बातों की व्याख्या उन वैज्ञानिकों की सभा में की, जो कि बेंगलोर में वैज्ञानिकों की सभा हो रही थी। मतलब बेंगलोर में वैज्ञानिकों की सभा में रमन जी ने अपने इस विकिरण की खोज की घोषणा की थी। तो वहीं पर रमन जी इन सब प्रश्नों का उत्तर और इन सब खोजों के बारे में, खोजों के विषय में जो जानकारी उनके पास थी, वह सभी जानकारी वहाँ सभा में उपस्थित वैज्ञानिकों को रमन जी प्रदान कर रहे थे, मतलब बता रहे थे। रेडिएशन का अर्थ होता है विकिरण। प्रकाश आदि की किरणों का संचरण, गमन ही विकिरण कहलाता है। मतलब प्रकाश की किरणें जो एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं, तो इसी गति को हम लोग इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन को हिंदी में हम लोग विकिरण कहते हैं। प्रकाश का एक जगह से या किसी भी किरण का एक जगह से दूसरे जगह जाना ही रेडिएशन कहलाता है। तो रमन जी ने अपने प्रयोग के बारे में जो उन्होंने नई खोज की थी प्रकाश के विकिरण से संबंधित जो उनकी नई खोज थी, उसके विषय में उन्होंने वैज्ञानिकों की सभा में बहुत कुछ जानकारी बताई। उस वैज्ञानिकों की सभा को प्रदान किया। आगे बताया जा रहा है इसमें The world hailed the discovery at the Raman effect। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि
विश्व ने, संसार ने इस खोज को रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट कहकर संबोधित किया। मतलब इस खोज को रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट नाम दिया गया। मतलब रमन जी ने जो अपनी नई खोज के बारे में घोषणा की थी 16 मार्च 1928 को बेंगलुरु में वैज्ञानिकों की एक सभा में, उसको विश्व ने रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव का नाम दिया। मतलब रमन प्रभाव के नाम से जाना। आगे बताया जा रहा है, फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन दिस कंट्री इट वाज अ रेड लेटर डे, हिज डिस्कवरी कॉट द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्वर्णिम दिन था, दिवस था। उनके इस खोज ने संपूर्ण विश्व, संसार के लोगों, वैज्ञानिकों, विज्ञानियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मतलब रमन जी ने जो खोज कर दिया था प्रकाश के गुणों से संबंधित, प्रकाश के विकिरण से संबंधित जो उन्होंने खोज किया था, उस खोज की वजह से पूरे विश्व के विज्ञानियों, वैज्ञानिकों में एक उत्साह थी और विज्ञानियों को भारत के इस गौरवान्वित पल के विषय में जानकारी हुई। उनको भी भारत के वैज्ञानिकों के विषय में पता चला कि भारत के लोग भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और वे लोग भी अच्छी काबिलियत रखते हैं। रमन जी के इस खोज से संपूर्ण भारत का विश्व में काफ़ी बेहतर तरीके से नाम हुआ। और यह दिन, जिस दिन यह खोज हुआ और इस खोज के विषय में पूरे विश्व, संपूर्ण संसार को जानकारी हुई, वह दिन भारत के विज्ञान के इतिहास में, भारत के विज्ञान अनुसंधान के इतिहास में मतलब के लिए एक स्वर्णिम दिन, एक सुनहरा दिवस बन गया। क्योंकि जिस भी दिन कोई विशेष कार्य होता है किसी भी क्षेत्र, किसी भी विषय में, तो वह दिन उस क्षेत्र, उस विषय के लिए एक रेड लेटर डे हो जाता है। रेड लेटर डे मतलब एक स्वर्णिम दिन, एक सुनहरा दिवस या एक महत्वपूर्ण दिवस। जैसे 26 जनवरी को हम भारतीयों का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, एनफोर्समेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट हो गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। तो इस तरह 26 जनवरी भारत के इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में एक स्वर्णिम डे माना जाता है, मतलब महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। उसी तरह 16 यहाँ पर बताया गया है। उसी तरह 16 मार्च 1928 को इंडियन के वैज्ञानिकों के बीच और भारतीय विज्ञान अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस, इंडियन साइंटिस्ट या साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक रेड लेटर डे माना जाता है। और रमन जी के इस खोज ने संपूर्ण विश्व में भारत को ख्याति प्रदान की और भारत के वैज्ञानिकों के विषय में भी संपूर्ण विश्व को यह बात पता चली कि भारत के विज्ञानी भी किसी से कम नहीं है, भारत के वैज्ञानिक भी किसी के से कम नहीं है। आगे बताया जा रहा है, His discovery caught the attention of the world with equipment worth hardly ₹200 and limited facilities. Raman was able to make a discovery which won him the Nobel Prize in Physics in 1930. यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुश्किल से, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड तक। आगे बताया जा रहा है कि मुश्किल से 200 रुपये के उपकरण और सीमित सुविधाओं के बावजूद, मतलब रमन जी के पास बहुत सीमित सामग्रियाँ थी, सीमित उपकरण थे और उनके पास ज़्यादा धन भी नहीं था। मुश्किल से 200 रुपये के उपकरण, 200 रुपये के यंत्र ही, इक्विपमेंट ही उनके पास थे। और इन्हीं सब उपकरणों के सहायता से, इन्हीं सब उपकरणों के साथ और सीमित सामग्रियों के साथ रमन जी ने एक ऐसी खोज करने में सफलता प्राप्त की। मतलब रमन जी एक ऐसे खोज करने में सक्षम, काबिल या योग्य या निपुण, आप कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, थे, जिसने उन्हें नोबेल पुरस्कार, नोबेल सम्मान प्राप्त करवाया।
1930 में भौतिकी के विषय में उन्हें नोबेल पुरस्कार, नोबेल सम्मान प्राप्त करवाने में उनका यह आविष्कार उनको सन 1930 में नोबेल पुरस्कार, नोबेल सम्मान को प्रदान करवाने में मदद की। मतलब उन्होंने जो यह खोज किया 1930 में, इसी खोज की वजह से उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार, नोबेल सम्मान प्रदान किया गया। भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, मतलब भौतिकी के क्षेत्र में बेहतर उत्कृष्ट उपलब्धि, उत्कृष्ट खोज के लिए रमन जी को 1930 में नोबेल सम्मान प्रदान किया गया, जो कि उन्होंने 16 मार्च 1928 को यह खोज की थी और उन्हें नोबेल सम्मान सन 1930 में प्रदान किया गया था। अपनी इसी खोज की बदौलत उन्हें नोबेल सम्मान प्रदान किया गया था और उन्होंने यह खोज मात्र 200 रुपये से भी कम, मुश्किल से 200 रुपये के उपकरणों और सीमित संसाधनों सुविधाओं के सहयोग से ही की। मतलब उनके पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, ना ही ज़्यादा उनके पास उत्तम और बेहतर और उस समय के जो आधुनिक उपकरण थे वह थे। उनके पास काफ़ी पुराने उपकरण थे, तो भी उन्होंने अपनी बुद्धि, अपने प्रयोग, मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए, अपनी योग्यता को साबित करते हुए भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया, उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया और इसीलिए उन्हें भौतिकी में सन 1930 में नोबेल सम्मान, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और यह दिन भी भारत के वैज्ञानिक इतिहास में बहुत ही रेड लेटर डे माना गया, मतलब एक स्वर्णिम दिन माना गया। फिजिक्स को हम लोग समझ सकते हैं अ ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान के एक भाग को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स को हिंदी में हम लोग भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि मोशन, एनर्जी, फोर्स ईटीसी की स्टडी करती है स्पेस और टाइम के डायमेंशन में। जिस ब्रांच में हम लोग मोशन, एनर्जी, फोर्स आदि की स्टडी, आदि का अध्ययन करते हैं स्पेस और टाइम के डायमेंशन में, मतलब समय और काल, यहाँ पर स्पेस एंड टाइम है, इसके लिए हम लोग समय और काल के आयाम, डायमेंशंस को हम लोग हिंदी में आयाम समझ सकते हैं। तो हम लोग स्पेस और टाइम के डायमेंशंस में जब मोशन, एनर्जी, फोर्स आदि की स्टडी करते हैं, तो ये सब स्टडी हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं और इसी में फिजिक्स के अंतर्गत ही हम लोग विज्ञान के एक भाग ऑप्टिक्स का अध्ययन करते हैं, जो कि प्रकाश से संबंधित होता है। तो प्रकाश से संबंधित खोज रमन जी ने किया था, जो कि मुश्किल से 200 रुपये से भी कम के उपकरण उनके पास थे। कोई ऑब्जेक्ट क्यों चल रही है, क्यों मूव कर रही है, चलते चलते कैसे रुक जाती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट कैसे आती जाती है, कैसे आता जाता है, किसी ढलान पर से कोई ऑब्जेक्ट क्यों फिसलता है, ये सब कुछ फिजिक्स में ही है। मतलब ये सब कुछ प्रश्नों का उत्तर हम लोग जो जानते हैं, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो यह सब प्रश्न हम लोग फिजिक्स, भौतिक में ही समझते हैं, जानते हैं। तो आई होप आपको फिजिक्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी कि हम लोग भौतिक या भौतिकी, फिजिक्स किसे कहते हैं। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, रमन was born on November 7, 1888 at Tiruchirappalli in Tamil Nadu. His father was a physics teacher in a college. He was a brilliant student right from the start. When Raman passed his matriculation, his parents were keen to send him abroad for higher studies. यहाँ पर बताया जा रहा है कि रमन जी का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिताजी एक कॉलेज के लिए हिंदी में हम लोग शब्द महाविद्यालय प्रयोग कर सकते हैं, मतलब विद्यालय से उच्च, विद्यालय के बाद की शिक्षा की कक्षाएं, मतलब
यहाँ पर जब विद्यालय की कक्षाएं समाप्त हो जाती हैं उसके बाद जो हम लोग उच्च शिक्षा करते हैं उसकी जो कक्षाएं होती हैं उसके लिए हम लोग कॉलेज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या उसके लिए आप महाविद्यालय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। रमन जी के पिताजी एक कॉलेज में, एक महाविद्यालय में भौतिकी के अध्यापक थे। रमन शुरू से ही एक प्रतिभाशाली, मेधावी, कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी थे। कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत ही तेज, इंटेलिजेंट थे। जब रमन ने अपनी मैट्रिकुलेशन को आप समझ सकते हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं, कहीं कहीं पर मैट्रिकुलेशन को हम लोग 10वीं की परीक्षाएं भी समझ सकते हैं या 10वीं की शिक्षा भी समझ सकते हैं। कहीं कहीं मैट्रिकुलेशन का अर्थ 10वीं और 12वीं दोनों की शिक्षा से लिया जाता है। तो जब रमन जी ने अपनी मैट्रिकुलेशन 10वीं और 12वीं की शिक्षाएं पूरी कर ली, उत्तीर्ण कर ली, तो उनके पेरेंट्स मतलब माता पिता, उनके अभिभावक उन्हें उच्च शिक्षा के लिए मतलब आगे की शिक्षा के लिए विदेश भेजने के इच्छुक से मतलब विदेश भेजना चाहते थे रमन जी को आगे की पढ़ाई, आगे की शिक्षा के लिए। आगे बताया जा रहा है, बट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स अ ब्रिटिश सर्जन एडवाइज देम अगेंस्ट इट एंड रमन स्टेड इन द कंट्री टू डू द MA कोर्स एट प्रेसिडेंसी कॉलेज इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि लेकिन चिकित्सा के आधार पर एक ब्रिटिश, यहाँ पर ब्रिटिश के लिए हम लोग हिंदी में शब्द ब्रिटिश या अंग्रेज प्रयोग कर सकते हैं। सर्जन के लिए हम लोग सर्जन या शल्य चिकित्सक या चिकित्सकीय जांच के आधार पर जो जांच किए जाते हैं उसके आधार पर शल्य चिकित्सक या सर्जन, जो कि अंग्रेज सर्जन था, उसने चिकित्सकीय जांच के आधार पर रमन जी को विदेश जाने से मना करने का सलाह दिया उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को। यहाँ पर जो अंग्रेज सर्जन था उसने चिकित्सकीय जांच के आधार पर उनके माता पिता अभिभावकों को उन्हें विदेश न भेजने की सलाह दी। मतलब रमन जी के अभिभावकों, माता पिता को रमन जी को विदेश न भेजने की सलाह दी, और रमन जी इस वजह से विदेश नहीं गए और भारत में ही रहकर उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से MA का कोर्स किया। MA की शिक्षा ग्रहण की। मद्रास को अब हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। विज्ञान ने उनके मस्तिष्क पर, आगे बताया जा रहा है कि science had already made an impression on him and he began to write research papers for science journals. When he was only 19, he became a member of the Indian Association for Cultivation of Science. यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब रमन जी विदेश नहीं गए अपनी उच्च शिक्षा के लिए, वे भारत में ही रहकर उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से MA का कोर्स किया और वह भारत में ही अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आगे बताया जा रहा है कि विज्ञान ने उनके मस्तिष्क पर पहले से ही एक प्रभाव बना लिया था। मतलब उनको विज्ञान से प्रेम सा हो गया था और उन्होंने विज्ञान पत्रिकाओं के लिए शोध पत्रों को लिखना शुरू कर दिया था। यहाँ पर साइंस जर्नल्स को हम लोग उसका हिंदी समझ सकते हैं विज्ञान पत्रिकाओं, और रिसर्च पेपर्स के लिए हम लोग हिंदी में शब्द प्रयोग करेंगे शोध पत्रों। मतलब वो क्या खोज कर रहे हैं, किस विषय पर कर रहे हैं, इन सब को उन्होंने विज्ञान पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया था जब वो मात्र 19 वर्ष के थे और वह भारतीय विज्ञान उन्नति संघ के एक सदस्य बन गए थे। We will discuss the further part in the next part of the video. If you like this video, don't forget to like, subscribe and share this video and subscribe my channel. If you have any problem, ask your problems in the comment section. Thank you very much.